फिल्म की शुरुआत क्रिश्चियन से होती है, जो एक भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट है। पूरे दिन काम करने के बाद वह आखिरकार अपने घर लौटता है। जैसे ही वह घर के अंदर आता है, वह देखता है कि उसकी पत्नी इडुन रसोई की टूटी हुई पाइप ठीक कर रही है, जबकि खाना अभी तक नहीं बना है। इस घर में हमेशा कोई न कोई समस्या बनी रहती है। तभी क्रिश्चियन पूरे परिवार को एक बड़ी खुशखबरी देता है। वह बताता है कि उसका दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए अब पूरा परिवार नए घर में रहने जाएगा। ये खबर सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। बाद में उसी दिन क्रिश्चियन आखिरी बार भूविज्ञान केंद्र जियोलॉजी सेंटर जाता है। उसे अपने ऑफिस का सामान पैक करना होता है और सहकर्मियों के साथ विदाई का लंच भी करना होता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है और वह जाने ही वाला होता है कि तभी पूरे सेंटर में अचानक अलार्म बज उठता है। वह तुरंत मॉनिटरिंग रूम में पहुंचता है, जहां उसे एक बेहद अजीब रीडिंग दिखाई देती है। सिस्टम बता रहा होता है कि जमीन के नीचे मौजूद पानी ग्राउंड वाटर का स्तर अचानक बहुत तेजी से गिर गया है। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगता। क्रिश्चियन को शक होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसका बॉस इसे गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि आसपास के सभी पहाड़ बिल्कुल स्थिर हैं और किसी भी सेंसर ने खतरे का संकेत नहीं दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। क्रिश्चियन वहां से तो निकल जाता है, लेकिन उसके दिमाग से वह अजीब रीडिंग निकल ही नहीं रही होती। वह बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है। तभी अचानक उसकी नज़र पास के एक पहाड़ पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक बड़ी बात आती है। बिना एक पल गंवाए वह वापस भूविज्ञान केंद्र पहुंचता है और अपने एक पुराने सहकर्मी को ढूंढता है। वह उसे समझाता है कि शायद समस्या सेंसर में नहीं, बल्कि उन केबलों में है जो सेंसर से जानकारी सेंटर तक पहुंचाती हैं। जमीन के नीचे का पानी अचानक गायब नहीं हो सकता। अगर वह अपना रास्ता बदलता है तो चट्टानों के बीच घर्षण बढ़ता है और जमीन के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। अगर सेंसर कुछ नहीं दिखा रहे हैं तो हो सकता है कि जानकारी भेजने वाली केबलें ही टूट चुकी हों। ये सुनते ही दोनों उन केबलों की जांच करने निकल पड़ते हैं। जब क्रिश्चियन और उसका सहकर्मी केबलों की जांच करने पहुंचते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। सचमुच सारी केबलें टूटी हुई थीं, लेकिन भूविज्ञान केंद्र में मौजूद बाकी लोग इसे अब भी कोई बड़ा खतरा नहीं मान रहे थे। अधिकारियों का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक येलो अलर्ट जारी किया जा सकता है, ताकि लोगों में बेवजह घबराहट न फैले। लेकिन क्रिश्चियन को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि मामला जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। फिलहाल वह अपनी चिंता को एक तरफ रखकर अपने बच्चों से मिलने चला जाता है। उधर भूविज्ञान केंद्र में जॉर्ज को सेंसरों से आ रहा नया डेटा देखकर शक होने लगता है। सेंसर अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे और पहाड़ों की चट्टानों में हलचल साफ दिखाई दे रही थी। वह तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जानकारी देता है। रिपोर्ट देखने के बाद उसका बॉस भी गंभीर हो जाता है और खुद एक दूसरे कर्मचारी के साथ पहाड़ के अंदर बनी सुरंगों का निरीक्षण करने निकल पड़ता है। इसी दौरान क्रिश्चियन फिर से सेंटर में फ़ोन करता है और नई जानकारी पूछता है। जॉर्ज उसे अब तक हुई सारी घटनाएं बता देता है। ये सुनते ही क्रिश्चियन की चिंता और बढ़ जाती है। वह तुरंत पुराने रिसर्च रिकॉर्ड खंगालने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ऐसा मामला पहले भी कहीं पढ़ा है। कुछ देर बाद उसे कई साल पुरानी एक रिसर्च मिलती है। जैसे जैसे वह उसे पढ़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि पहाड़ बाहर की ओर नहीं फैल रहे, बल्कि धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खिसक रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा भूगर्भीय हादसा होने वाला है। क्रिश्चियन तुरंत भूविज्ञान केंद्र में फ़ोन करके अपने बॉस को चेतावनी देना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका बॉस अभी भी पहाड़ के अंदर सुरंग में मौजूद था। तभी अचानक पूरी घाटी में एक जोरदार भूकंप आता है। पूरा पहाड़ बुरी तरह हिलने लगता है। दोनों कर्मचारी इधर उधर जा गिरते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी झटके में उनका सेंटर से संपर्क भी पूरी तरह टूट जाता है। कुछ ही देर बाद वे अलग अलग जगहों पर पानी का स्तर तेजी से गिरता हुआ देखते हैं। तभी उन्हें उस भयानक सच्चाई का एहसास होता है, एक विशाल सुनामी आने वाली है। क्रिश्चियन एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह तुरंत अपने सहकर्मियों को फ़ोन करके पूरे शहर में इमरजेंसी अलार्म बजाने का आदेश देता है। कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में सायरन गूंजने लगते हैं। प्रशासन लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहता है और देखते ही देखते हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उस समय क्रिश्चियन अपनी बेटी के साथ सड़क पर होता है। सड़क पूरी तरह ट्रैफिक से जाम हो चुकी होती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर लोगों से कहता है कि अपनी गाड़ियां छोड़ दो और जितनी जल्दी हो सके ऊंची जगह की ओर भागो। इसी बीच दूर समुद्र में एक विशाल सुनामी की लहर तेजी से शहर की ओर बढ़ती दिखाई देती है। अब बचने के लिए बहुत कम समय बचा होता है। तभी क्रिश्चियन की नज़र अपनी पड़ोसन पर पड़ती है, जो दो गाड़ियों के बीच बुरी तरह फंस गई होती है। वह अपनी बेटी को पड़ोसियों के साथ पहाड़ी की ओर भागने के लिए कहता है और खुद उस महिला की मदद करने दौड़ पड़ता है। काफ़ी कोशिशों के बाद वह उसे गाड़ियों के बीच से बाहर निकाल लेता है और दोनों तेजी से ऊंची जगह की ओर भागने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर क्रिश्चियन देखता है कि सुनामी की लहर अब बिल्कुल उनके पीछे आ चुकी है।
बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तुरंत फैसला लेते हुए दोनों पास खड़ी एक कार के अंदर घुस जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कार उन्हें कुछ देर तक बचा ले। लेकिन अगले ही पल सुनामी की विशाल लहर पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ती है। देखते ही देखते कार पानी में बह जाती है। उधर फिल्म का दृश्य उस होटल में पहुंचता है जहां क्रिश्चियन की पत्नी इडुन काम करती है। जैसे ही उसे खतरे का एहसास होता है, वह एक एक कमरे के दरवाजे पीटकर सभी मेहमानों को तुरंत बाहर निकलने के लिए कहती है। सभी लोग होटल से भागकर इमरजेंसी बस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बस वहां से निकल चुकी होती है और सामने मौत बनकर सुनामी की लहर तेजी से उनकी ओर बढ़ रही होती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वे सभी वापस होटल के अंदर भागते हैं और इमरजेंसी बंकर में जाकर छिप जाते हैं। तभी सुनामी का भयंकर पानी होटल की कांच की दीवारों को तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है और पूरा होटल पानी से भरने लगता है। बंकर के अंदर इडुन और उसका बेटा सभी दरवाजों और खिड़कियों को मजबूती से बंद कर देते हैं ताकि पानी अंदर न आ सके। लेकिन जैसे ही वे ये काम पूरा करते हैं, अचानक पूरी इमारत की बिजली चली जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। कुछ समय बाद क्रिश्चियन को होश आता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, उसकी नज़र अपनी पड़ोसन पर पड़ती है। वह कार के अंदर ही दम तोड़ चुकी होती है। ये देखकर क्रिश्चियन पूरी तरह टूट जाता है। बड़ी मुश्किल से वह खुद को संभालता है, कार से बाहर निकलता है और किसी तरह ऊंची जगह की ओर चढ़ने लगता है। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। जहां भी नजर जाती है, सिर्फ बर्बादी ही दिखाई देती है। जो लोग बच गए थे, वे ऊंची जगहों पर इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन क्रिश्चियन की नज़र सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। काफ़ी देर तक भीड़ में तलाश करने के बाद आखिरकार उसे अपनी बेटी दिखाई दे जाती है। वह दौड़कर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद उसकी नज़र अपनी पड़ोसन के पति पर पड़ती है। क्रिश्चियन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से ही साफ पता चल जाता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह आदमी सब कुछ समझ जाता है। उधर भूविज्ञान केंद्र में जॉर्ज को पहाड़ के अंदर फंसे कर्मचारी का फ़ोन आता है। वह दुख भरी आवाज़ में बताता है कि उनका बॉस अब जिंदा नहीं है। ये खबर सुनते ही पूरे सेंटर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन क्रिश्चियन के पास दुख मनाने का भी समय नहीं होता। अब उसे अपनी पत्नी इडुन और बेटे की चिंता सताने लगती है। टूरिस्ट बस अभी तक नहीं पहुंची थी। इंतजार करने की बजाय वह खुद होटल जाने का फैसला करता है। अपनी बेटी जूलिया को भरोसेमंद पड़ोसियों के पास छोड़कर वह तबाह हो चुके शहर की ओर निकल पड़ता है। इधर होटल के बेसमेंट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। बंकर के अंदर तेजी से पानी भर रहा था। इडुन और उसका बेटा पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़े हुए थे ताकि पानी अंदर न आ सके। लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि वे ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। इडुन अपने बेटे से कहती है कि वह दरवाजे को मजबूती से पकड़े रखे, जबकि वह वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढती है। जैसे ही वह वहां से हटती है, पानी और तेजी से अंदर घुसने लगता है। उसका बेटा डर जाता है और दरवाजे को संभालना उसके लिए मुश्किल होने लगता है। बंकर में उनके साथ एक और आदमी भी फंसा हुआ था। पानी लगातार बढ़ता देख वह घबरा जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर वे सिर्फ मदद का इंतजार करते रहे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बंकर में फंसा वह आदमी अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसे लगने लगा था कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो पानी में डूबकर सभी की मौत हो जाएगी। जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता गया, उसका डर भी बढ़ता गया। खुद को बचाने के लिए उसने इंसानियत तक भूल दी। वह इडुन के बेटे को पानी के नीचे दबाकर खुद उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा ताकि उसे सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सके। जैसे ही इडुन ने यह देखा, वह तुरंत अपने बेटे को बचाने दौड़ी। उसने उस आदमी को जोर से धक्का देकर अपने बेटे को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। फिलहाल उसका बेटा सुरक्षित था, लेकिन बंकर के अंदर हालात हर पल और भी खतरनाक होते जा रहे थे। उधर क्रिश्चियन तबाह हो चुके शहर से गुजरते हुए किसी तरह होटल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक ऊंची जगह पर खड़ी टूरिस्ट बस दिखाई देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह तुरंत बस के अंदर जाकर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने लगता है। लेकिन अंदर का नज़ारा बेहद दर्दनाक होता है। वहां उसे अपने एक सहकर्मी की लाश मिलती है जो सुनामी में मारा जा चुका था। ये देखकर क्रिश्चियन का दिल बैठ जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक उम्मीद जगती है। न तो उसकी पत्नी वहां थी और न ही उसका बेटा। इसका मतलब वे शायद अभी भी जिंदा हो सकते हैं। यही छोटी सी उम्मीद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वह बिना समय गंवाए होटल की तरफ दौड़ पड़ता है। इधर होटल के बेसमेंट में पानी अब इतना बढ़ चुका था कि लगभग पूरा बंकर पानी में डूब गया था। सिर्फ छत के पास एक छोटी सी जगह बची थी जहां थोड़ी सी हवा मौजूद थी। सभी लोग उसी छोटी सी जगह में किसी तरह सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय क्रिश्चियन होटल पहुंच जाता है। वह एक मंजिल पर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढता है, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाता। वह बेसमेंट की तरफ भी नहीं जाता क्योंकि वह लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुका था। उसे लगता है कि वहां कोई भी जिंदा नहीं बच सकता।
पूरी तरह टूट चुका क्रिश्चियन वापस जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र अपने बेटे के स्कूल बैग पर पड़ती है। बैग देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि शायद उसने अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दिया है। दुख, गुस्से और बेबसी में वह पास की एक बड़ी कांच की खिड़की पर जोर जोर से मुक्के और लात मारने लगता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी यही आवाज़ नीचे बेसमेंट में फंसी उसकी पत्नी और बेटे तक पहुंच चुकी है। क्रिश्चियन के खिड़की पर मारने की आवाज़ पूरे होटल में गूंज जाती है। यह आवाज़ नीचे बेसमेंट में फंसी इडुन और उसके बेटे तक भी पहुंचती है। इडुन तुरंत समझ जाती है कि ऊपर कोई मौजूद है और उसे पूरा यकीन होता है कि वह क्रिश्चियन ही है। वह बिना समय गंवाए पास पड़ा एक रिंच उठाती है और पूरी ताकत से वेंटिलेशन पाइप पर मारना शुरू कर देती है। लोहे की टकराने की तेज आवाज़ पूरे होटल में गूंजने लगती है। उधर क्रिश्चियन भी वह आवाज़ सुन लेता है। वह तुरंत रुक जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। फिर वह खुद भी जोर जोर से आवाज़ करता है ताकि नीचे फंसे लोगों को पता चल जाए कि कोई उनकी मदद के लिए आया है। अब दोनों एक दूसरे की आवाज़ के सहारे अपनी सही जगह का पता लगाने लगते हैं। लेकिन समय बहुत कम बचा था। पानी अब वेंटिलेशन सिस्टम तक पहुंच चुका था और तेजी से अंदर भर रहा था। अगर कुछ ही मिनट और बीत जाते तो नीचे फंसे सभी लोग दम घुटने से मर जाते। अपनी जान की परवाह किए बिना क्रिश्चियन बेसमेंट में छलांग लगा देता है और ठंडे पानी से भरे अंधेरे गलियारों में तैरते हुए आगे बढ़ने लगता है। इधर इडुन अपने बेटे से कहती है कि बिल्कुल घबराना मत। फिर वह बेसमेंट का भारी दरवाज़ा अंदर से खोलने की कोशिश करती है। उसे यह नहीं पता था कि उसी समय दूसरी तरफ से क्रिश्चियन भी उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही सेकंड बाद दोनों की पूरी ताकत लगती है और आखिरकार दरवाज़ा जोरदार धमाके के साथ खुल जाता है। इतने लंबे समय बाद एक दूसरे को जिंदा देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं था। क्रिश्चियन तुरंत इडुन से कहता है कि वह सीढ़ियों की तरफ तैरकर बाहर निकले, जबकि वह उनके बेटे को लेकर आता है। अपने पिता को सामने देखकर लड़का खुशी और राहत से भर जाता है। क्रिश्चियन उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अब उन्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना ही होगा। दोनों पानी के अंदर तैरना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में लड़के की सांस टूटने लगती है और उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बचती। उसे डूबता देखकर क्रिश्चियन बिना एक पल सोचे अपना ऑक्सीजन उसके मुंह में देकर उसकी जान बचाता है। इसी सहारे लड़का फिर से तैरने लगता है और वे आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार इडुन भी उन दोनों तक पहुंच जाती है और तुरंत अपने बेटे को पकड़कर सीढ़ियों की ओर तैरने लगती है। लेकिन अपने बेटे को बचाने के चक्कर में क्रिश्चियन की सांस पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। उसके शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बचती और वह पानी के अंदर ही बेहोश होकर डूबने लगता है। ये देखकर इडुन बिना एक पल गंवाए दोबारा गहरे पानी में छलांग लगा देती है। अपनी जान की परवाह किए बिना वह अंधेरे पानी में क्रिश्चियन को ढूंढती है। काफ़ी तलाश के बाद आखिरकार उसे वह मिल जाता है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचती है और किसी तरह सीढ़ियों तक ले आती है। जब वे बाहर पहुंचते हैं तो क्रिश्चियन पूरी तरह बेहोश होता है। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं और शरीर बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। इडुन और वहां मौजूद लोग तुरंत उसे होश में लाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। वे उसके फेफड़ों से पानी निकालने की कोशिश करते हैं और बार बार सीपीआर देते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे सबकी उम्मीद टूटने लगती है। उनका बेटा ये सब देखकर रोने लगता है। उसे लगता है कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह भी अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पिता को बचाने की कोशिश करने लगता है। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर एक आखिरी कोशिश की जाती है। अचानक क्रिश्चियन जोर से सांस लेता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। ये देखकर पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इतना सब कुछ झेलने के बाद उनका दोबारा एक साथ होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद पूरा परिवार पहाड़ की ओर पहुंचता है, जहां बाकी बचे हुए लोग सुरक्षित इकट्ठा हुए थे। उनकी बेटी जूलिया वहीं अपने परिवार का इंतजार कर रही होती है। हर गुजरते पल के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। लेकिन जूलिया खुश होने की बजाय और ज़्यादा उदास हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अब बचाने के लिए सिर्फ वही अकेली बची है। इसलिए वह हेलीकॉप्टर में चढ़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसी समय दूर से उसे कुछ लोग अपनी ओर आते दिखाई देते हैं। जैसे जैसे वे पास आते हैं, जूलिया की आंखों में उम्मीद लौटने लगती है। अगले ही पल वह अपने माता पिता और भाई को जिंदा देखकर खुशी से उनकी ओर दौड़ पड़ती है। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगा लेता है। इतनी भयानक तबाही के बाद भी उनका दोबारा मिल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहीं पर यह रोमांचक और भावुक फिल्म खत्म हो जाती है।